हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 की यूनिट 1। देखो, जो यूनिट 1 है ना, वो बेसिक्स है आपकी केमिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, एवोगैड्रो लॉ और जो लॉज दिए गए थे, और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर एसआई यूनिट कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। अब इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कंसेप्ट आता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चलेंगे, क्योंकि नीट में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यूं के यूं आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या फिर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, मतलब कहीं से हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अब रोल्ड हॉफमैन ने क्या कहा था केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री डेफिनेशन रोल्ड हॉफ ने कहा था कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस है मॉलिक्यूल्स की और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस की। ये इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम। मतलब इन्होंने बोला था कि जो ये साइंस है मॉलिक्यूल्स की, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं, ये हज़ारों या फिर इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि कितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए फिर नया कंपाउंड बना देंगे, तो उन सब की साइंस है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने शुरू करने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव है, पहला, appreciate the contribution of India in development of chemistry, understand the role of chemistry in different spheres of life। मतलब पहला तो जो इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में वो हम पढ़ेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी काम को शुरू करना। ठीक है, जो शुरुआत हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने की थी। दूसरा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। दूसरा हम क्या कर पढ़ेंगे, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो ये 5 टाइप के होते हैं, बोन्स, आइंस्टाइन और प्लाज्मा स्टेट ये भी होता है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। नेक्स्ट है क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। और फिर हम मैटर को डिस्टिंग्विश करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड कौन से, और मिक्सचर क्या होता है। अगला है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब 0.001, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज प्रिसीजन और एक्यूरेसी। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आते हैं, ऑलमोस्ट या तो सेम वैल्यूज़ आती हैं या फिर थोड़ी डिफरेंस आती है। तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है और एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट, एसआई बेस यूनिट्स एंड कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब जो एसआई यूनिट हैं वो कैसे हम उनका कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, या फिर टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन को डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, तो वो कैसे करेंगे। अप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये जितने भी एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिससे हम मोलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर मास परसेंटेज निकालेंगे किसी कंपोनेंट की। और उसके बाद आएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या फिर स्टोक्योमेट्री के बारे में बताएंगे। जैसे 2 रिएक्टेंट के बारे में बता दिया कि ये इससे इतना रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सब हम डील करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर।
और ये चैप्टर 1 ये समझ के मत छोड़ देना कि ये क्या ही मतलब इजी है, एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं। जो हमारे बेसिक्स होते हैं ना वही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और अगर एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो आगे इजी हो जाएगा। ये चेन सीक्वेंस में दे रखे हैं आपको चैप्टर कि पहले ये चीज़ पढ़ो, फिर अगला चैप्टर इससे ही लिंक होके और आगे बताएगा आपको, फिर अगला चैप्टर उससे और लिंक करके बताएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर चेन में पढ़ते चलोगे ना तो ईजी हो जाएगा, और रैंडम कहीं से कुछ भी पढ़ लिया ना तो फिर वही बाद में दिक्कत आती है कि कन्फ्यूज़न होगी, तो फिर वो कन्फ्यूज़न धीरे से ठीक नहीं होती है। तो स्टार्टिंग से अपना बेस क्लियर करो और अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ते चलो। Science can be viewed as a continuing human effort to systematize the knowledge for describing and understanding nature। मतलब साइंस को किस तरीके किस नज़रिए से हम देखेंगे कि वो हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को नॉलेज के बेसिस पे सिस्टमेटाइज कर रही है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो डिस्क्राइब और हमें समझा सके कि नेचर क्या है। You have learned in your previous classes that we came across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। मतलब पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे डाइवर्स टाइप के सब्सटेंस होते हैं नेचर के अंदर, और वो चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर जो डेली लाइफ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था कि जो हमारी कर्ड की फॉर्मेशन है मिल्क से, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है इस पे। अगला है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस विच वी कैम अक्रॉस मैनी टाइम। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में जिसके थ्रू हम बार बार जाते रहते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन्स। अब आयरन का गेट तो सबके घर पे होता है, गेट तो सब लगवाते हैं ना अपने घर में, तो उसकी रस्टिंग या फिर कोई और आयरन की रोड होगी, टेबल हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी रस्टिंग होती है। तो ये क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन होता तो है ना हमारे आसपास में। अब जैसे शुगर केन से क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रोलॉन्ग टाइम के अंदर होता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके अक्रॉस हम बहुत बार आते हैं, क्योंकि ये तो वही हमारे आसपास होते हैं, तो हमें देखना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। अब जो साइंस है उसके अंदर क्या आता है, केमिस्ट्री आती है, फिज़िक्स आती है, बायोलॉजी आती है, जियोलॉजी आती है, और भी सारी ब्रांचेज आती हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटीरियल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि साइंस का वो सब्जेक्ट जो क्या पढ़ाता है हमें कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या रिएक्शंस होंगी किसी सब्सटेंस की, उसे हम बोलेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हो, आपने सीधी KGF 2 देख ली, KGF 1 नहीं देखी, तो बैकग्राउंड का नहीं पता चलेगा कि पहले क्या था। तो उसी तरीके से हमें मतलब हम सीधा ये पढ़ने लगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मास परसेंटेज, ये नहीं पढ़ा कि ये चीज़ें आई कहाँ से थी, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, है ना। और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या वो दिया था, अपना योगदान दिया था, तो हर चीज़ पता होनी चाहिए ना शुरू से ही। अब इसे ये जो डेवलपमेंट है ना केमिस्ट्री का, इसे एक स्टोरी के रूप में देखना आप, ठीक है। जैसे स्टोरीज़ होती है ना कि शुरुआत बहुत साल पहले ये ऐसे होता था, फिर ये हुआ, तो सेम उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। मतलब जो केमिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं ना वो इतनी पुरानी नहीं है। Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search of two interesting things। मतलब जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, दो इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, और उससे पता चला कि हाँ केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है। और फिर कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। पहला था फिलोसफर स्टोन्स, जिसे हम पारस पत्थर बोलते हैं, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। मतलब ये वो पत्थर था
पारस पत्थर जो क्या करता था, मतलब जितने भी मेटल्स होते थे ना, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सबको सोने में बदल देता था। सोच के देखो कि आपके पास ऐसा पत्थर हो जिससे चीज़ें सोने में बदल जाती हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। आज के टाइम पे सोने का ही दाम इतना। एलिक्सर ऑफ द लाइफ विच वुड ग्रांट इमोरलिटी, और दूसरी किस चीज़ की खोज कर रहे थे लोग कि एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिससे क्या होगा, मतलब इमोरलिटी हो जाएगी, एक ऐसी चीज़ जिससे इंसान अमर होने लग जाएंगे। तो ये तो है तो फिल्मी थोड़ा सा। People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science। मतलब जो हमारे इंडियन पीपल थे ना, वो पहले के समय के, तो उनके अंदर क्या थी, नॉलेज तो थी बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनाज की, जो ये अब मॉडर्न साइंस आई है ना, इससे बहुत साल पहले। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने अप्लाई भी किया था उसे उनकी लाइफ के अंदर। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड आइट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE। मतलब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कब हुआ था, मेनली एक तो एल्केमी या फिर आइट्रोकेमिस्ट्री, किस टाइम पे, 1300 लेके 1600 CE के टाइम पे। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप, मतलब जो हमारी अब मॉडर्न केमिस्ट्री जिसे हम पढ़ते हैं वो कब शेप में आई, 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स, मतलब जो हमारी फ्यू सेंचुरीज़ के बाद, 18th सेंचुरी के फ्यू सेंचुरीज़ के बाद क्या हुआ था, जो एल्केमिकल ट्रेडिशन था जो कि इंट्रोड्यूस किया था किसने, यूरोप के अंदर अरब्स ने। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियंस हैड देयर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशंस। ये एल्केमिकल किसको बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री की अलग अलग उसको नॉलेज को, कि मतलब चाइनीज़ की अपनी अलग थी, इंडियंस की अपनी अलग थी, एल्केमिकल ट्रेडिशंस कल्चर थे उनके। दे इंक्लूडेड मैनी नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स, मतलब उनके ट्रेडिशन के अंदर क्या था, कल्चर्स के अंदर वो बहुत सारी नॉलेज भी थी किसकी, केमिकल प्रोसेसेस की और टेक्निक्स की। इन एंशियंट इंडिया, मतलब पुराने भारत के अंदर जो केमिस्ट्री थी उसे क्या बोलते थे हम, रसायन शास्त्र और रसतंत्र, रसक्रिया या फिर रस विद्या। ठीक है, देखो कितने इंटरेस्टिंग नाम थे अपनी केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र। इट इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते थे वो, मेटलर्जी की पढ़ाई, मेडिसिन की पढ़ाई, या फिर कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज के मैन्युफैक्चर के तरीके, सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो मोहनजोदारो जो सिंध के अंदर है और जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है पंजाब के अंदर जहाँ पे ये खुदाई हुई थी, तो वहाँ क्या हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे ये पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे भी केमिस्ट्री थी और वहाँ पे भी उस टाइम पे भी लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट बिग ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब जो आर्कियोलॉजी क्या होती है, ये पुरानी चीज़ें जो देखते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में, वो होती है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मतलब है जो ये पुरानी चीज़ें ढूंढते रहते हैं ना, कि बहुत साल पहले की ये चीज़ मिल गई, ये मिल गई, तो इसी से ये पता चला था कि जो बेक्ड ब्रिक्स हैं, इसका मतलब जो पकी हुई ईंटें थी उस टाइम पे भी, जो ईंट अब हम यूज़ करते हैं ना हमारे घर बनाने के लिए, उस टाइम पे भी ऐसे ही बेक्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। इट शोज़ the mass production of pottery which can be regarded as the earliest chemical processes in which material were mixed, molded and subjected to heat by using fire to achieve desirable quantities। मतलब उस टाइम पे भी जो पोट्री होती थी
जो ये दिए वगैरह बनाते हैं या फिर जो मटके बनाते हैं, गमले वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें बनती थी। और इससे क्या पता चलता है कि तब केमिस्ट्री का यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, मटेरियल्स को आपस में मिक्स करते थे, उन्हें मोल्ड करते थे और फिर फायर पे हीट करके और डिज़ायरेबल क्वालिटी बनाते थे। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। मतलब कुछ पॉटरी के रिमेन्स जो हैं वो मोहनजोदारो के अंदर पाए गए हैं। जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखो ये हमारे यहाँ पे कितने टाइप की सीमेंट, मतलब आज के दिन में कितने टाइप की सीमेंट आती है ना, कहीं अंबुजा आ गई, कहीं और भी कई क्वालिटीज़ की सीमेंट है। तो उस टाइम पे भी देखो जिप्सम सीमेंट यूज़ होती थी किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क में। इट कंटेन्स लाइम सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3। और ये क्या करती थी, जिसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन था, लाइम था, सैंड था और ट्रेसेस किसके थे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जिप्सम के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या थे। तो ऑप्शन में दे देंगे लाइम, सैंड और CaCO3 और फिर दूसरे ऑप्शंस में अलग अलग दे देंगे। तो ये भी याद रखना, जिप्सम के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या थे, लाइम, सैंड और CaCO3। ठीक है। हरप्पन्स मेड फेंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। मतलब हरप्पन्स जो सिविलाइजेशन थी, जो हरप्पा के लोग थे, उन्होंने क्या बनाया था, एक फेंसिस बनाया था। वो क्या था, एक ग्लास था जो ज्वेलरी वगैरह के अंदर, ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज़ होता था, लगाते थे हम उसे। दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत सारे ये जो मेटल्स थे जैसे कि लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उन्हें मेल्ट करके और फिर उनको रीशेप किया गया था और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। जैसे अब नहीं बना देते ज्वेलरी वगैरह, वैसे ही तब भी बनाते थे। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। मतलब उन्होंने क्या किया, कॉपर की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया था, टिन और आर्सेनिक भी यूज़ करते थे। A number of glass objects were found in Maski in South India। किस टाइम पे, 1000 से 900 BCE। मतलब बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए थे, कहाँ पे, मास्की जो साउथ इंडिया के अंदर है, एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। कब से कब तक था, 1000 से 200 BCE तक। Glass and glazes were colored by addition of coloring agents like metal oxide। मतलब जो ग्लास वगैरह थे ना, उनको कलर प्रोवाइड करने के लिए क्या करते थे, कलरिंग एजेंट ऐड करते थे जो कि मेटल ऑक्साइड है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड का कलर होता है रेड, ठीक है, तो ऐसे ही मेटल ऑक्साइड या ऐड कर देते थे ताकि ग्लासेस का अलग अलग कलर आ सके। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू बिगनिंग ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो कॉपर की मेटलर्जी थी ना इंडिया के अंदर, वो बिगनिंग कब से हुई थी, चैल्कोलिथिक कल्चर से। कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू सपोर्ट द व्यू दैट टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप्ड इंडिजीनियसली। मतलब बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि क्या सपोर्ट कर रहे थे कि उस टाइम पे भी कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता था, कॉपर और आयरन का, और उनका डेवलपमेंट होता था ताकि वो यूज़ हो सकें अलग अलग मटेरियल बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE। मतलब हमारे ऋग्वेद के अनुसार क्या था, 4 वेद होते हैं ना अपने, तो उनमें से जो ऋग्वेद था उसने क्या बताया था कि जो लेदर होता है उसकी टैनिंग करना या फिर कॉटन को डाई करना, वो किया जाता था कब, 1000 से लेके 400 BCE के टाइम पे। द गोल्डन ग्लोस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्थन इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। मतलब जो गोल्डन ग्लोस होते थे ना, किसके, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर
वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए थे, वो स्टिल एक केमिकल मिस्ट्री थी। दीज वेयर्स इंडिकेट द मास्टरी विद विच किलिंग टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल्ड। मतलब इस मास्टरी से क्या पता चलता है कि किलिंग टेम्परेचर क्या था, कंट्रोल किया जा सकता था। जो हमारे कौटिल्यस अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। अब कौटिल्य किसको कहा जाता है? जो हमारे चाणक्य थे ना, उनको कौटिल्य भी बोला जाता था। तो उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर बताया था कि कैसे हम सी से सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब्ड इन एंशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी शोन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। कॉपर यूटेंसिल्स पाए गए थे, आयरन पाया गया था, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा, डिस्क, पेंटेड ग्रे पोटरी हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया। जो सुश्रुता संहिता है वो एक्सप्लेन करती है क्या? एल्कलीज का इम्पोर्टेंस। एल्कलीज किसे बोलते हैं? बेसिस को। उसका इम्पोर्टेंस सुश्रुता संहिता के अंदर पाया गया था। चरक संहिता ने क्या मेंशन किया था? चरक संहिता ने मेंशन किया था एंशियंट इंडियंस को, जो कि बताते थे किस बारे में? हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, कॉपर के ऑक्साइड्स, टिन और जिंक सल्फेट के कॉपर, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन कार्बोनेट ऑफ लेड एंड आयरन। मतलब सोच के देखो कि कितने साल पहले तक ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। रसोपनिषद डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। मतलब उस टाइम पे भी गन पाउडर का मिक्सचर की प्रिपरेशन बताई थी किसने? रसोपनिषद। देखो थोड़ी सी अगर एक आदि की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए ना तो सॉरी, क्योंकि ये नाम ये ऐसे हैं जिसके यूज टू हम हैं नहीं, और ये नई एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड किया गया है ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वरना पहले तो सीधा शुरू हो जाता था कि मिक्सचर वगैरह और इसके बारे में, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा ना हमारी इंडिया में उस टाइम पे भी कितना, जो ये फॉरेन वाले बोलते हैं कि हमने बनाए केमिस्ट्री को, हमने ये किया वो किया, तो शुरुआत तो हमारे साइंटिस्ट से ही हुई थी। अब ये देखो कितने साल पहले की बात है, और फिर भी हर चीज़ तो थी हमारे इंडिया के अंदर, सब कुछ डेवलप कर रखा था इन्होंने। गन पाउडर का मिक्सचर तक बना दिया था, बताओ क्या रह गया। और तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, साल्टपेट्री, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, मरकरी और कैम्फर। मतलब जो तमिल के टेक्स्ट हैं उनके अंदर भी बताया गया है कि कैसे हम पटाखों को बनाते थे, किससे? सल्फर, चारकोल, साल्टपेट्री से। नागार्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। अब जो नागार्जुन थे वो हमारे बहुत प्रसिद्ध इंडिया के साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट, मतलब एक जाने माने केमिस्ट थे वो। एन एल्केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट, मतलब उस टाइम पे वो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, मेटलर्जी के बारे में रिनोन थे। हिज वर्क राशनाकार, भाई मेरे को नहीं पता, ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ इस वर्ड को। रस रत्नाकर, हाँ, रस रत्नाकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स। मतलब इनका जो वर्क था, जो रस रत्नाकर के अंदर था, वो डील करता था किससे? मरकरी कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। उसने ये भी डिस्कस किया था कि हम कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स का, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर। एक बुक थी रसर नवम, अपीयर्ड कहाँ, कब अपीयर हुई थी? 800 CE के अंदर। उसने डिस्कस किया था यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस का, ओवंस का, क्रूसिबल का, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, और उसने डिस्क्राइब किए थे मेथड्स जिससे मेटल आइडेंटिफाई हो सके। कैसे? फ्लेम कलर से। जो फ्लेम टेस्ट अब हम निकालते हैं ना, ताकि हैलोजन्स का पता चल सके, ग्रीन फ्लेम होती है, तो उस टाइम पे भी फ्लेम कलर्स
का आइडेंटिफिकेशन होता था ताकि मेटल्स का पता चल सके। अब जो चक्रपानी है वो डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड, मतलब चक्रपानी के अंदर क्या पता चला कि कैसे मरकरी सल्फाइड की डिस्कवरी हुई। द क्रेडिट फॉर इन्वेंशन सोप ऑल्सो गोज टू हिम, मतलब चक्रपानी ने ही क्या किया था, सोप का इन्वेंशन किया था। उसने क्या यूज़ किया था, मस्टर्ड ऑयल और कुछ बेसिस का यूज़ किया था ताकि वो सोप बना सके, साबुन। इंडियन बिगेन मेकिंग सोप इन 18th सेंचुरी CE, मतलब 18वीं शताब्दी के अंदर ही इंडियंस क्या बनाने लग गए थे, सोप बनाने लग गए थे। जो ऑयल ऑफ एरांडा एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज फॉर मेकिंग सोप, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे साबुन बनाते थे। जो पेंटिंग्स पाई गई हैं अजंता और एलोरा की केव्स की वॉल्स पे, वो आज भी फ्रेश दिखती हैं। देखो कितनी पहले बनाई थी, फिर भी आज बिल्कुल ऐसी दिखती जैसे अभी बनाई है। टेस्टिफाइड टू अ हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एंशियंट इंडिया, इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे भी हाई लेवल की साइंस थी। वराहमिर्स वृत्त संहिता इज सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, मतलब जो वराहमिर की वृत्त संहिता थी वो एक टाइप का एनसाइक्लोपीडिया है। विच वॉज कंपोज्ड इन 6th सेंचुरी CE, मतलब 6th सेंचुरी के अंदर उसे कंपोज किया था। सोच के देखो कौन सी सेंचुरी अब चल रही है अपनी 20th सेंचुरी, और उसने 6th सेंचुरी के अंदर ये कंपोज कर दिया था। और इससे हम क्या पता करते हैं, मतलब उसमें क्या पाया गया था कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे ग्लूटीनियस मटेरियल्स जो कि हमारी वॉल्स और रूफ्स पे यूज़ होता है, टेम्पल्स की रूफ्स पे यूज़ हुआ था। इट वाज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड barks which were concentrated by boiling and then treated with various resins, मतलब वो कैसे प्रिपेयर हो रहे थे उसकी पूरी प्रिपरेशन भी बताई गई है कि वो सारे प्योरली बायो के इससे एक्सट्रैक्ट से बने थे, प्लांट फ्रूट सीड वगैरह से। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड असेस देम फॉर यूज़, मतलब ये क्या है, इंटरेस्टिंग है कि जैसे तब बनाते थे उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम अब भी बना के देखें ये सारी चीज़ें। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि अथर्ववेद जो 1000 BC के अंदर है, वो उसने क्या मेंशन किया था, कुछ डाई के स्टफ़ जो मटेरियल यूज्ड वर टर्मरिक, और डाई कैसे करते थे वो करते थे टर्मरिक का यूज़ करके, मडेर का, सनफ्लावर का, और पिमेंट का, कोकिनिल का या फिर लाख का। कुछ अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर कैम्प्लिका, पतंगा, जाटुका भाई। वराहमिर की वृत्त संहिता गिव्स अ रेफरेंस टू परफ्यूम, मतलब उस टाइम पे भी परफ्यूम और कॉस्मेटिक यूज़ होते थे। रेसिपीज़ फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम पेंट्स लाइक इंडिगो एंड मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस ग्रेल, मतलब उस टाइम पे भी हेयर डाई यूज़ होती थी, तब भी सेम यही था। गांधायुक्ली, इसके अंदर क्या पाया गया था, रेसिपी मेकिंग सेंट्स, मतलब माउथ परफ्यूम, माउथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टेल्कम पाउडर, की सारी बनाने की टेक्निक थी। पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन 17th, मतलब 17वीं शताब्दी के अंदर पेपर का आविष्कार हुआ था। कब कैसे, जब एक चाइनीज़ ट्रैवलर आई सिंह डिस्क्राइब करके गया था। एक्सकवेशंस एट तक्षशिला, मतलब तक्षशिला के अंदर जब खुदाई हुई उसमें क्या पाया गया कि जो इंक है इन इंडिया के अंदर जो इंक का यूज़ है वो कब से है, 4th सेंचुरी से है। जो कलर है इंक के वो किससे बनाए गए थे, चौक, रेड लेड और मिनिमम से। इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज वेल नोन ऑफ टू इंडियंस, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो क्या थी, वेल नोन थी इंडियंस को। वेदास और कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने भी ये बताया था कि कैसे अलग अलग टाइप की लिकर्स, दारू बनाई जाती थी, क्योंकि राजे महाराजे कंज्यूम करते थे उस टाइम पे, जिसे मंदिरा बोलते थे।
चरक संहिता ऑल्सो मेंशन इंग्रेडिएंट्स सच एज बार्क ऑफ प्लांट, मतलब ये सारी चीज़ों से कैसे वो आसवास यही है जहाँ तक है लिख कर बनाते थे कैसे कैसे, ठीक है। द कंसेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ indivisible building blocks appeared in India few centuries BC as a part of philosophical speculations, मतलब जो कंसेप्ट था मैटर का वो अल्टीमेटली मेड इंडिविजिबल था, मतलब उस टाइम पे क्या बोलते थे कि मैटर इंडिविजिबल है, जैसे कि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है ना हमारी लाइफ की, वैसे ही ये मानते थे कि जो मैटर है वो इंडिविजिबल है और वो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। आचार्य कांदा born in 1600 BCE, originally known by name Kashyap, was first prominent to atomic theory, मतलब जो कश्यप थे आचार्य कंदा उसी को कश्यप बोलते थे, तो कि वो पहले थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। ही फॉर्मुलेटेड, उसने बताया कि जो थ्योरी है वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड परमाणु, मतलब इसने ये बताया था कि ये थ्योरी ये बताती है कि बहुत सारे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जिसे हम परमाणु बोलते हैं, जो एटम से कंपेयर किए गए थे। ही ऑथराइज द टेक्स्ट वशिष्का सूत्रास अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उसने बताया था कि ऑल सब्सटेंसेस वर एग्रीगेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम, मतलब उसने भी यही बताया था कि जो सारे सब्सटेंस होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है, जो कि एटर्नल होगी और इंडेस्ट्रक्टिबल होगी, स्फेरिकल होगी, सुप्रा सेंसिबल होगी, इन मोशन होगी, इन ओरिजिनल स्टेट के अंदर। उसने एक्सप्लेन किया था कि जो इंडिविजुअल एंटिटी है वो कैन नॉट बी सेंस थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन, मतलब उसे सेंस नहीं किया जा सकता किसी भी ह्यूमन ऑर्गन से। कांदा एडेड दैट देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम दैट आर ऑफ एज डिफरेंट एज देयर क्लासेस ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो एटम्स की वेराइटीज थी वो डिफरेंट थी, कितनी डिफरेंट थी जितनी डिफरेंट की क्लासेस के सब्सटेंस होते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि जो परमाणु या फिर एटम वो फॉर्म कर सकता है, ट्रिपलेट्स फॉर्म कर सकता है अमंग अदर कॉम्बिनेशन एंड अनसीन, मतलब कंबाइन करके फोर्सेस कॉजिंग इंटरेक्शन बिटवीन देम, किस फोर्सेस थे जिसकी वजह से उनकी इंटरेक्शन हो रही थी। He conceptualized this theory around 2500 years before John Dalton 1766 to 1844, मतलब उसने ये कंसेप्चुअलाइज किया था कि ये थ्योरी 2500 years बिफोर, मतलब जो जॉन डेल्टन ने बताया था ना, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर की जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये क्या है इंडिविजिबल होता है, स्फेरिकल शेप होती है और इसके अंदर में जो सेंटर का पार्ट है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये तो इसने 1766 में बताया था और जो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है इसने तो 2500 साल पहले बता दिया था, इससे भी। तो सोच के देखो ये सारे ये जो फॉरेनर वगैरह है ना ये पढ़ के साइंटिस्ट बने, ये कहीं ना कहीं रेफरेंस हमारी से ही ली थी। चरक संहिता इज ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया, अब जो चरक संहिता है ना ये ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक था किसका, इंडिया का, क्योंकि इसने क्या बताया था कि कैसे किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। जो कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो कि बहुत से छोटे छोटे 10⁻⁹ नैनोमीटर के साइज़ के पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे, हम कैसे पार्टिकल बनाएं उसके बारे में चरक संहिता ने डिस्क्राइब किया था। यूज़ ऑफ भस्म ऑफ मेटल्स इन ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारी बीमारी इसके अंदर क्या हुआ था, मेटल की भस्म को यूज़ किया गया था उसको ठीक करने के लिए।
Nowadays it has been proved that भस्म have nanoparticles of metal। मतलब आज के दिन में ये पाया गया कि जो भस्म यूज़ होती थी ना ट्रीटमेंट में, उसके अंदर क्या थे, मेटल के नैनो पार्टिकल्स थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमी हाइड्रोकेमिस्ट्री रीच स्टडी स्टेट। मतलब डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, आगे प्रोसीड हुए, बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन 20th सेंचुरी। और ये कम क्यों होती चली गई, इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया लोगों ने। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टेगनेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली। मतलब इस पीरियड के टाइम पे मतलब आयुर्वेदा ने भी कंटिन्यू किया है, लेकिन उसकी यूज़ है ना कम होती जा रही है। इट टुक अबाउट 100 to 150 years for Indians to learn and adopt new techniques. During this time foreign products poured in। मतलब लोगों को क्या हुआ, 100 से 150 साल लग गए इंडियंस को, ताकि वो हमारी जो टेक्निक्स हमारे साइंटिस्ट ने दी थी इंडियंस ने उसको सीखने में और अडॉप्ट करने में। और तब तक क्या आ गई, जो दूसरे देशों के प्रोडक्ट हैं वो आ गए, अब उन्हें यूज़ करने लगे। जो ये हमारी मेडिसिन हम खाते हैं, पैरासीटामोल और ये सारी चीज़ें, तो सब उन पे गोलियों पे इन पे डिपेंड करते हैं। पहले जो क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे चोट लग जाती थी तो हल्दी का लेप लगा देते थे ताकि इन्फेक्शन ना हो। पिंपल्स वगैरह पे क्या करते थे, नीम की छाल को कूट कर या फिर नीम के पत्तों को वो करके कर देते थे, ताकि जो कील मुहासे या फिर जो हमारे पिंपल्स वगैरह वो ठीक भी होते थे। ये नहीं है कि सिर्फ वैसे ही लगा देते थे, ठीक भी होते थे। तो ये इलाज होते थे पहले। By the mid-19th century, European scientists started coming to India and modern chemistry started growing। मतलब 19th century के बीच तक क्या हुआ, यूरोपियन साइंटिस्ट आने लगे इंडिया में और हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री शुरू होगी इंडिया में। From the above discussion, you have learned that chemistry deals with the composition, structure, properties and interaction of matter and is of much use to human beings in daily life। मतलब ऊपर जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, इससे हमें क्या पता चला कि कैसे केमिस्ट्री डील करती है, किससे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और मैटर के इंटरेक्शन से। और ये बहुत सारे डेली यूज़ में भी यूज़ होता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं इन्हें, है ना। द एस्पेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर दैट आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब इसे बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं कि जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है मैटर का वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और इसी वजह से केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, एटम और मॉलिक्यूल्स की साइंस। कैन वी सी वे एंड परसीव दीज एंटिटीज़। मतलब क्या हम इन्हें देख सकते हैं, इन्हें वेट कर सकते हैं इनका, या फिर इन्हें समझ सकते हैं इन एंटिटीज़ को, जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल्स। इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन ए गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हम नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बता सके, अगर उनका गिवन मास दिया हो किसका, मैटर का, और उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की कितना मास है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस बारे में। वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस यूनिट। इन्हीं चीज़ों का आंसर हम क्या करेंगे, इस यूनिट में मिलेगा। वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन बी क्वान्टिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विद सुटेबल यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना बेसिक, जो ये नया ऐड हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे जो पहले से भी था सिलेबस और जो मेन हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। 2x पे करके देख लेना इसे।